वेलकम टू 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 लाइफ। रजनी भट्ट हियर। आज मैं हूँ एक एडवोकेट के साथ जिनका नाम है एडवोकेट हरीश। आज का मुद्दा जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि मेल्स के राइट कितने हैं हमारे लॉ के हिसाब से। हमने कई बार फीमेल्स के बारे में, फीमेल प्रोटेक्शन के बारे में, फीमेल हेल्पलाइन के बारे में कई बार सुना है, लेकिन मेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या सेक्शन है, लॉ क्या बनाए गए हैं। ये भी होता है कि मेल्स पर कई बार गलत इल्जाम लगते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, इसके बारे में थोड़ी पहले आपका इंट्रोडक्शन, फिर थोड़ी जानकारी। जी, मेरा नाम एडवोकेट हरीश नायर है। मैं मोस्टली क्रिमिनल, फैमिली साइड और सिविल साइड सब साइड्स में काम करता हूँ। एक्चुअली जो भी लॉ बनाए गए हैं स्त्रियों के लिए ज्यादा बनाए गए हैं, और मेल के लिए किसी भी तरह से ऐसा कुछ प्रोटेक्टिव जो कानून है अभी तक आया नहीं है। रिसेंट केस हुआ है अतुल का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, अभी रिसेंटली जो हुआ है वो जो था अतुल सुभाष, तो उसके वाइफ ने जो है वेरियस केसेस उनके अगेंस्ट में फाइल किए थे। जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है, जो वो उनके घर से दूसरे स्टेट्स में या जो भी जहाँ पे मैटर्स पेंडिंग थे वहाँ पे आना जाना, पैसे खर्च करना, फैमिली का जो लाइफ है वो सब डिस्टर्ब होना, उसके साथ उनके फैमिली का सब इश्यूज, इस चीजों को वो सब है परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी की है। तो कहीं तो जो भी सिस्टम है, कानून की जो कुछ प्रोसेस है, लोगों का जो माइंडसेट है, लेडीज लोगों का जो माइंडसेट है, इसमें कहीं तो एक सुधार आना, चेंजेस आना बहुत जरूरी हो गया है। और ये खुदकुशी होने के बाद ऑलरेडी इसका जो संज्ञान है, हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कहा है कि आजकल स्त्रियों द्वारा जिस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस की जो केसेस होती है, 498 की जो दहेज उत्पीड़न की केसेस होती है, और उसी प्रकार जो अलग अलग जो केसेस है, डिवोर्स है या कुछ भी सारी चीजें हैं जो महिलाओं के हित में दी है, उसका बहुत सारे पैमाने पर या जोरों शोरों से महिलाओं द्वारा जो उनके पति होते हैं उनसे पैसे ऐंठने के लिए, सारी महिलाएं नहीं लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि जिन्होंने ये धंधा बना लिया है कि फेक एलिगेशंस लगाना है, और जो अपने पति होते हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनके परिवार के सारे नाम भी सारे केसेस में डालने हैं, और फिर बाद में पैसे लेना है, और फिर जो भी चीजें हैं वो करनी है। ये सारी चीजों से जो पुरुष है बहुत पैमाने पर अभी ग्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो गए हैं, और उनकी कहीं सुनी नहीं जाती, इसके लिए वो ज्यादा परेशानी में है। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास? सॉल्यूशन अभी यही है। एक्चुअली 498 का भी मिसयूज बहुत बड़े इसमें हो रहा था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो भी है संज्ञान लिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स दिए कि 498 में डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करनी चाहिए, और कुछ तो एक राहत दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन तरह के जो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहां जो स्त्रियां जो है, महिलाएं हैं जो कानून का मिसयूज करती हैं, या कुछ लोग होते हैं जो फेक केसेस ये करते हैं, तो ऐसे केसेस में अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 7 वर्षों तक की जो भी पनिशमेंट की जो धाराएं है, ऐसे जो क्राइम्स है, उसमें 41A जो पहले का आईपीसी था, जो अभी भारतीय न्याय संहिता में उसको कन्वर्ट किया गया है, तो अभी भारतीय न्याय संहिता की धारा 35(3) के तहत 7 वर्षों तक की जो सजाएं है, जो इसमें ऐसे प्रावधान है, ऐसे क्राइम के लिए पुलिस ने ऐसे आरोपियों को नोटिस देना बंधन कारक है। तो इसी प्रकार जो पुरुष हम देख रहे हैं कोर्ट कचहरी में आके बहुत परेशान हो रहे हैं, जो महिलाएं केस फाइल करती है एलिमनी के लिए, उनको पता होता है कि अपना जो पति है उसका इनकम क्या है, उसमें क्या जिम्मेदारियां होती है। कभी कभी माँ बाप होते हैं वो बीमार होते हैं, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस है, उनके बच्चों का भार होता है, कोई सिस्टर होगी उसके शादी का खर्चा करना है, बहुत सारी एक जिम्मेदारी एक पुरुष पर होती है। लेकिन आजकल महिलाएं पुरुष को सबक सिखाने के लिए किसी भी पैमाने तक जाकर, और बहुत सारा कुछ भी अमाउंट उनको एलिगेशंस लगाती है झूठे, और फिर और सब जगह से सिंपत्ति गेन करती है और पैसे निकालने का देखती है। और इस वजह से जो अच्छी स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो ये सारा चीज का जो है ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से नहीं, और जो जेन्युइन केसेस है, इस वजह से जो जेन्युइन केसेस है उन पर भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, लेकिन
इज देयर एनीथिंग फॉर मेल्स कि वो बता सके कि ये जो भी इल्जाम मुझ पे लगे हैं वो सही नहीं है? सी, ऐसे कोई कानून का प्रावधान पुरुषों के लिए स्पेशली बनाया गया ही नहीं है अभी तक। तो ये टाइम आ चुका है कि जो भारत सरकार है, जो सेंट्रल केंद्र में सरकार बैठी है, जो हर वेरियस स्टेट्स हैं, जो वहाँ की सरकारें हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट्स हैं, इन्होंने ये सारी चीजों में एक्चुअली चारों बाजू से सोच परामर्श कर पुरुषों के लिए भी सोचना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली अभी एक नेहा वर्सेस रजनेश का जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें क्लियर कट बहुत सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं कि जब एलिमनी आपको देना है तो लेडीज का भी आपको एफिडेविट लेना है कि उनका इनकम क्या है, उन पे लाइबिलिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड असेसर लाइबिलिटी एफिडेविट। तो ये दोनों जो पक्षकार होते हैं, स्त्री रहे या पुरुष रहे, उन्होंने देना है। और उसके बाद कोर्ट ने जो है इस तरह के जो मैटर्स होते हैं, सिर्फ एक बाजू से सोचना नहीं है, चारों ओर से सोचना है, और लेडीज के बारे में भी सोचना है, जो उसके हस्बैंड होंगे, उनकी फैमिली होगी, इसमें सोचना है। तो सामाजिक विषय है ये, तो इसमें गहन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमनी के लिए अप्लाई करता है तो इफ वाइफ इज वर्किंग, शी हैज टू सबमिट हर पेपर्स आल्सो, Yes, हाउ yes. मच शी इज अर्निंग, एंड अकॉर्डिंगली जजमेंट पास किया जाएगा। यस यस, एक्चुअली लॉ में ऐसा है कि if wife is earning, that means she is not able to make application for alimony, ऐसा भी नहीं होता है। सब देखते हैं, समझो आपने आपके हस्बैंड के यहाँ पे आपने जो लाइफस्टाइल वहाँ पे आपने गुजारी है, वही लाइफस्टाइल जो लेडीज होती है वो उसकी हकदार होती है। तो एग्जांपल समझो, आपके हस्बैंड का मंथली इनकम 1 लाख रुपया है, आप वहाँ एसी में रहते थे, आप 4 व्हीलर में घूमते थे, और आपके मायके में सारी वो चीजें नहीं है, या आप एबल नहीं हो काम करने के लिए, तो वो जो स्टेटस है वो बरकरार रखने के लिए जो भी है धाराएं है एलिमनी, वो हिसाब से डिसाइड करनी चाहिए कोर्टों ने। और एक्चुअली क्या होता है, जो फेक केसेस होते हैं, फेक एलिगेशंस होते हैं, बाद में ये सब मैटर्स में जाके सेटलमेंट्स होता है आगे जाके, बट तब तक वो जो इंसान होता है, जो पुरुष है, समझो जिन्होंने किया है उनको अगर हमने छोड़ा, बट जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनपे जो भी है मेंटली, इकोनॉमिकली बहुत सारा एक बर्डन आ जाता है। उनका स्त्रियों के पास देखने का नजरिया चेंज हो जाता है कि मेरे साथ इतने साल रही, अभी मेरे पर ऐसे एलिगेशंस लगा रही है, उनके माँ है, उनके बाप है, उनकी बहनें हैं, तो उनकी भी लाइफ कहीं तो स्पॉइल होने की इसमें चांसेस होते हैं। व्हाट अबाउट रेप केसेस? रेप केसेस बहुत सीरियस चीज है। ये अगर कोई लड़की या औरत लगाती है और वो कितना वैलिड है, कितना नहीं है, ये कैसे कर सके? अगर मेल ने कुछ नहीं किया तो ऐसे सिचुएशन में हम मेल को कैसे बचा सकते हैं? यस, एक्चुअली जो रेप केसेस होती थी, आईपीसी की 376 धारा है, जिसमें आईपीसी का जो 375 सेक्शन है, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हैं कि रेप मीन्स एग्जैक्टली क्या। बट वही है कि अभी आप किसी के साथ रिलेशन में हो और आप उसके साथ 5 साल रहते हो, 10 साल रहते हो, या जो भी टाइम आपने स्पेंड किया है, और फिर आप आपकी मर्जी से उसके साथ जो भी है सेक्स करते हो, क्योंकि फिजिकल जो नीड है वो सिर्फ पुरुष की होती है या लड़के की होती है, ऐसी नहीं है, लेडीज की भी वो फिजिकल नीड होती है। आप जाके एंजॉय करते हो, उनके साथ पार्टी करते हो, और उसने शादी से मना कर दिया, कुछ रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत समय पे जो फैमिलीज है वो तैयार नहीं होती, बहुत समय पे कास्ट इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, कभी मल्टीपल अफेयर्स का किसी का इश्यूज होता है, या कुछ भी होता है, तो किसी कारणवश समझो कुछ ब्रेकअप होता है या कुछ झगड़े हो जाते हैं कपल्स के बीच में, तो पहुंच जाते पुलिस स्टेशन और रेप केस फाइल करते हैं, जो कि जेन्युइन नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल जो रेप केसेस है वो फेक होते हैं कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप किया। रेप मीन्स आपके इच्छा और मन के अगेंस्ट में सामने वाले ने जबरदस्ती किया है, तो इसको रेप बोलते हैं। जो कि रेप की जो हकीकत में घटनाएं हैं, आप अगर देखोगे तो ये जो गैंग रेप वगैरह होता है, बहुत सारे केसेस है, तो वो जेन्युइन रेप केस होते हैं। लेकिन ये जो शादी का झांसा देकर मेरे साथ ऐसा किया है, कि उसको कन्विक्शन सुनाने के पहले ही समाज और जो लोगों की नजरें वो उसको गिल्टी मान लेती है कि उस पे अभी उसका न्यूज में नाम आया है, मतलब उसने किया ही होगा। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय संविधान है, वो क्लियर कट कहता है, हमारे कानून क्लियर कट कहते हैं,
until proved guilty is assumed that he is innocent. मतलब जब तक उसको कोर्ट ने गिल्टी ये नहीं किया, समाज ने ये कर दिया कि उसने क्राइम किया है, लोगों का उसके पास देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, उसको ट्रीट करने का नजरिया चेंज हो जाता है। जेलों में फेक केसेस में कितने तो जो है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आज भी पढ़ रहे हैं, सड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजों में कहीं तो एक बदलाव आना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि औरतों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स के ऊपर सारे इल्जामों को मान लिया जाए। तो हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसके लिए नए रूल्स रेगुलेशन कुछ लगाए जाएं, ताकि कहने का मतलब ये है कि मेल्स को भी प्रोटेक्ट करने का रूल्स रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, ताकि वो किसी फेक एलिगेशंस की वजह से अपनी लाइफ ना खराब करें। यहाँ पर ये भी हो जाता है कि जैसे सर ने बताया, कोर्ट का भी ये कहना है जब तक इल्जाम सच साबित नहीं होता तब तक वो इनोसेंट है। यही एक गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रूल्स रेगुलेशंस सेक्शंस बनाए जाएं। रजनी भट्ट, ट्रू टू लाइफ।